हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमने आप लोगों को कूलाम का नियम पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन स्टैंड वहाँ पर जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, हमने पढ़ा था उस नियम में जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाले बल का जो परिमाण है, हमने वहाँ पर केवल उस बल के परिमाण को स्टडी किया था, अर्थात उसकी डायरेक्शन को हमने स्टडी नहीं किया था। तो स्टैंड कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें ये बताता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं स्टैंड, ठीक है, तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल है उसका परिमाण तो ये बताएगा कूलाम के नियम, परिमाण के साथ साथ उसमें उसकी डायरेक्शन को भी बताया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं स्टैंड, ठीक है, तो उनके बीच में बल का परिमाण क्या होता है, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है स्टैंड, अर्थात बल की डायरेक्शन क्या होती है, जिसे हम पढ़ते हैं बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप के रूप में स्टैंड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि आज का लेक्चर क्या है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये बेटा कि आप भी 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अर्थात अच्छे नंबर लेकर के आना चाहते हैं एग्जाम में स्टैंड, ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के भी तैयार हो जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, मान लीजिए मैं आप देखिए क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दें बच्चे सभी। देखिए मान लीजिए बेटा दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने Q1 नाम दिया स्टैंड, क्या Q1 नाम दिया, और मान लीजिए ये जो एक दूसरा बिंदु आवेश है ये आपका Q2 आवेश है, ठीक है, ये आपका बेटा Q2 चार्ज है। और एक बार मैं आपको बताता चलूँ स्टैंड कि Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, स्मॉल r है स्टैंड, ठीक है, क्या है वो स्मॉल, यानी ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए स्टैंड, हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं बेटा, ठीक है, तो उनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है, एक वैद्युत बल कार्य करता है, लेकिन वह वैद्युत बल आवेश की प्रकृति के आधार पर बेटा दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये दोनों चार्ज समान नेचर के हैं, ठीक है, अर्थात या तो ये दोनों धनावेश हैं या फिर दोनों ऋण आवेश हैं स्टैंड, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि आवेशों के गुण जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि समान आवेश अर्थात सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात रिपेल करते हैं, जबकि विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को करते हैं बेटा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं बच्चों कि ये दोनों जो आवेश हैं Q1 और Q2 समान आवेश हैं, अर्थात दोनों सजातीय आवेश हैं, ऐसा मानिए, या तो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो मैं दोनों Q1 और Q2 को मान कर चल रहा हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टैंड, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चों, ठीक है, तो हम जानते हैं कि Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा कोई फोर्स लगेगा, बात समझ में आ रही है, और इससे भी इस टाइप से Q1 चार्ज के द्वारा Q2 पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं अब फोर्स की डायरेक्शन को दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टैंड, कूलाम ने ये बताया था हम लोगों को कि इन दोनों के बीच दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की जो दिशा होती है स्टैंड, ठीक है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है, यानी बल की जो डायरेक्शन रहेगी बेटा, बल की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस टाइप से रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि Q2 चार्ज द्वारा, बात को समझे, Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो कितना बेटा F, और ये 1 2, बात को समझे, Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाला जो बल है वो कितना F12 है। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ स्टैंड। ठीक है, अभी मैं इसकी डायरेक्शन भी दिखाऊंगा स्टैंड। अच्छा, तो कहने का मतलब मेरे आपको समझ में आया होगा कि Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाला बल कितना F12 है स्टैंड। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा ये Q1 जो चार्ज है इस Q2 पे भी फोर्स लगाएगा, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि Q1 चार्ज द्वारा Q2 चार्ज पर लगाया गया जो बल है बेटा वो क्या है बेटा, आपका F21 है। बात को समझे मेरी, ध्यान से समझे स्टैंड। देखिए मैंने आपको बताया कि पहली कंडीशन क्या थी कि Q2 चार्ज इस Q1 पर जो फोर्स लगा रहा था वो लगा रहा था F12, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी प्रकार Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो क्या लगा रहा है F21 लगा रहा है।
यानी जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लग रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी यहाँ पे Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q1 पर, ठीक है, Q1 पर फोर्स लग रहा है तो 1 को पहले लिखा मैंने, 2 को बाद में लिखा। इसी प्रकार 2 पर फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है तो मैंने 2 को पहले लिखा, 1 को बाद में लिखा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम इसके परिमाण की, फिर अभी हम इसकी डायरेक्शन को भी देखेंगे, परिमाण को देखते हैं। देखिए हम जानते हैं, देखिए हम लिखना चाहेंगे, देखिए Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, ध्यान से समझें। देखिए मैं लिख रहा हूं Q2 चार्ज द्वारा Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं, वैद्युत बल क्या होगा, ध्यान से समझें। कूलाम के नियम के अनुसार F इजिकल टू का स्टैंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम इसका वेक्टर रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, वेक्टर रूप, क्यों, बल एक सदिश राशि है, बल के अंदर डायरेक्शन होती है और उसके अंदर परिमाण भी होता है, तो परिमाण को तो मैंने बता दिया, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अब बताना बाकी रह गया, लेकिन उससे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा डायरेक्शन बताने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं इसको वेक्टर के रूप में लिखूंगा, ठीक है, और ये लिखूंगा F12 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन यानी ये जो आपका F12 फोर्स लग रहा है, यानी Q2 चार्ज इस पर जो Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर को है, इधर की ओर को है, यानी बल की जो डायरेक्शन में ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये यानी इधर की ओर को है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताते हैं बेटा, दिशा को बताते हैं, तो हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक एकांक सदिश यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हम एकांक सदिश यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से समझें, यहाँ पर हम एकांक सदिश लेकर के चल रहे हैं R21 एकांक सदिश यानी R कैप। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आएगी, जहाँ 2 क्या आपका बेटा ओरिजिन है, ठीक है, और जहाँ आपका 1 क्या है, डेस्टिनेशन है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसी प्रकार से इसको अगर हम देखना चाहें बेटा, ठीक है, चल हाँ, पहले मैं इसकी डायरेक्शन को लिख देता हूँ, मैं आपको बता रहा था F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो इसका परिमाण हो गया, परिमाण के साथ इसकी दिशा को बताने के लिए कौन लगाते हैं हम, इसका एकांक सदिश लगाते हैं। एकांक सदिश क्या है बेटा आपका, मैं लिख देता हूँ, देखिए एकांक सदिश स्टैंड आप लोगों का है R21 और ये कैप। अच्छा, अब देखिए स्टैंड थोड़ा मैं इसको और रियलाइज कराता हूँ आप लोगों को। देखिए आपने तो 11वीं क्लास में फिजिक्स में 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए मैं आप समझाने पर रहता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं यूनिट वेक्टर ए को डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस ये जो होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण होता है। ये आपने 11वीं क्लास में बेटा स्टैटिक किया होगा फिजिक्स में, ठीक है, यानी ये तो एकांक सदिश जो होता है बेटा क्या होता है, यानी एकांक सदिश, यानी अगर मैं एकांक सदिश यहाँ पे ए लेकर के चल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है स्टैंड। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग बेटा, बिल्कुल देखिए ध्यान से, क्या है वेक्टर ए, तो लेकिन यहाँ पे आपका एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश आपका R2 और ये 1, इसके ऊपर मुझे कैप लगाना पड़ेगा, सॉरी वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अपॉन में क्या इसका परिमाण, तो परिमाण के लिए इसका मोड लगा दीजिए, ये मोड क्या दर्शाता है परिमाण को, R21, ठीक है ये। अच्छा, अब देखिए स्टैंड मैं थोड़ा इसको और आगे आप समराइज कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा और समराइज समझे बात को। देखिए मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर को ध्यान से समझे बेटा, R स्क्वायर को समझे, मैंने लिखा है कि आपका जो R21 है तो 21 यानी बल की जो डायरेक्शन है, मैंने बताया ना कि एकांक सदिश के डायरेक्शन को बताता है, तो इसकी जो बल की जो दिशा है वो क्या है, Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर है, समझ में आ रही है, Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर है, समझ में आ रही है।
उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसके डायरेक्शन को, अब मैं इसके परिमाण को लिखना चाहूँ, यानी यहाँ से Q1 से Q2 की दूरी जो आपका आर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यानी R21 का जो परिमाण है वो कितना है, वो कितना आर के ही बराबर है। उम्मीद है कि मेरी आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से समझें। यानी 2 से लेकर के 1 तक की जो डिस्टेंस है, या आपका क्या लिखा है, R21 लिखा है, यानी Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की जो डिस्टेंस, यानी इसका जो परिमाण है वो क्या R, यानी इनके बीच की दूरी कितनी R है। ठीक है, तो ये जो आपको बेटा R दिख रहा है, आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखना लिखूंगा, मॉड R21 क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान समझें, R21। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए स्टैंड क्या है, यहाँ पे इसका क्या स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिखेंगे स्टैंड। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ में आई होगी, ध्यान से समझें। मैंने क्या किया, इस R की जगह मैंने क्या लिखा, मॉड R21 लिखा। बात समझ आई, क्योंकि इसका परिमाण इसी के इक्वल है, यानी Q2 चार्ज से Q1 की डिस्टेंस R है स्टैंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो इसका स्क्वायर भी हो रहा है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हमें, आगे देखिए, आगे क्या देखिए, एकांक सदिश। ठीक है, R21, अब R21 काय के बराबर है, R21 है वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R21 का परिमाण। यानी ये जो आप चीज देख रहे हैं बिल्कुल सेम देख रहे हैं, ये चीज बिल्कुल सेम है ये वाली चीज। ठीक है, अब ये चीज किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, जैसे कि मैंने फार्मूले से आपको बताया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है देखिए, लिख रहा हूँ R21 वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में क्या है, मॉड R21। ठीक है, ये उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा इसको देखिए और थोड़ा नीचे अच्छा करके लिखते हैं इसको। देखिए हाँ, इसका सदिश रूप लेते चलें, 1 2 तो जरूर लगाएंगे ये। ठीक है, अब थोड़ा इसको एक लाइन और नीचे बढ़ाते हैं। देखिए 2 1, बिल्कुल यही कॉपी कर रहा हूँ स्टैंड, बिल्कुल ऐसी कॉपी कर लेते हैं। देखिए क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए स्टैंड, ये क्या है, मोड R21 का होल स्क्वायर, मोड R2 का होल स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। अब ये भी देखिए एक बार ये है, यानी ये 2 बार तो एक चीज ये और एक बार एक ये है, तो गुणा में क्या हो जाएंगे, घाते जुड़ जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी ये भी बिल्कुल सेम टर्म से इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यानी आप लोग जानते हैं जब हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से तो कितना x की पावर 3 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका बेस है दोनों सेम है, पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी इसी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा स्टैंड आपका R21। ठीक है, मोड, और ये हो जाएगा बेटा पावर आपकी 3 हो जाएगी स्टैंड। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, 1/4πε0 ऐसी कॉपी किया, Q1 Q2 ऐसी कॉपी किया स्टैंड। ठीक है, और मैंने इसके साथ की मल्टीप्लाई करा दी। अब ये क्या बचा आपका बेटा, ये बचा आपका बेटा R वेक्टर R21 स्टैंड। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो फोर्स है बेटा, ये वह फोर्स है, ठीक है, जिसमें दो आयतों के बीच लगने वाले बल का परिमाण भी आ रहा है स्टैंड, यानी बल का परिमाण भी आ रहा है और उसकी डायरेक्शन भी आ रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों में, क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए ध्यान से समझें, कहने का मतलब ये है कि Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2, और ये मॉड R21 पावर कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई स्टैंड। ठीक है, और वेक्टर R21, जहाँ ये क्या दिखा रहा है, ये है एकांक सदिश जिसकी दिशा को बता रहा है। यानी ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है F12 जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, 2 से 1 क्यों लग रहा है, तो ध्यान से देख लें। देखिए 2 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज ही है, Q1 चार्ज ही है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर को है, तो वही तो बता रहा है कि चार्ज की जो बल की जो दिशा है बेटा वो Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर है। 1 2 का मतलब यहाँ से लेके आया Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर है। यानी कहने का मतलब ये है कि Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, 2 से 1 की ओर को है, यानी दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर को है। ठीक है स्टैंड, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे देख भी रहे होंगे स्टैंड। ठीक है, अच्छा तो यही है बेटा आपका, देखिए पहले चार्ज द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला बल का सदिश रूप। अच्छा थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब ये चार्ज इस पर इतना फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है, तो ये वाला जो चार्ज है इस पर भी इतना ही फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको और समझाने का प्रयास करूं, ठीक है स्टैंड, इसी प्रकार Q1 चार्ज द्वारा Q2 चार्ज पर लगने वाला
वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होगा, देखिए ध्यान समझे, ये हो जाएगा स्टैंड F इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या था 1 2 था, यहाँ पे क्या आएगा 2 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 1। इस बात को ध्यान से समझे बच्चे, ध्यान से समझे चीज को, ध्यान समझे। देखिए Q2 चार्ज लग रहा था, Q2 द्वारा जो पहले फोर्स लग रहा था Q1 पर लग रहा था, यानी पहले जो लग रहा था Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा था, यानी 1 पर लग रहा था, 1 पहले था। लेकिन अब क्या लग रहा है, 1 के द्वारा 2 पर चार्ज लग रहा है, बल यानी Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 2 को पहले लिखा जाएगा, 1 को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझा रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे हम किसी डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या आया था आपका बेटा R2 बनाया था, यानी इसी में अगर बल की दिशा दिखाने का प्रयास करता हूँ और इसके लिए मैं एकांक सदिश लगाऊं तो बल की डायरेक्शन इधर की ओर को आएगी। जैसे ये वाला फोर्स इधर को आ रहा था F21, लेकिन 2F1 क्या आएगा, उधर की ओर को आएगा। तो इसके लिए मैं एकांक सदिश यूज कर सकता हूँ 2 1, सॉरी 1 2 1 2, बिल्कुल जैसे इसके अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इसका जब हम निकालेंगे इसी फार्मूले का एरोटिंग वैल्यू जब निकालेंगे एकांक सदिश की, तो ये रहेगा स्टैंड आपका R वेक्टर 1 2, ठीक है। और मोड में क्या रहेगा इसका परिमाण R1 2, इसका क्या हो जाएगा, ये परिमाण हो जाएगा। तो इसको ऐसा करने के बाद जब यहाँ रूप लिखेंगे इसका रियल में, तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो देखिए स्टैंड R, देखिए यहाँ पे क्या था 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 चल रहा है 1 2 मोड, और ये पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसकी, देखिए पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर, तो ये रह जाएगी डायरेक्शन आपकी R वेक्टर 1 2। तो स्टैंड ये है बेटा आपका पहले चार्ज द्वारा यानी Q1 चार्ज द्वारा Q2 चार्ज पर लगाया गया बल स्टैंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और बेटा यही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है। ठीक है स्टैंड, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी बेटा। ये फार्मूला मैंने अलग से बताया, ठीक है, इस फार्मूले को इसमें नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है बेटा, उसका महत्व क्या है। बात समझ आ रही है, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है बेटा, उसके महत्व को समझा रहा हूँ। क्योंकि बेटा एग्जाम में जब भी कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछा जाता है, तो बेटा इसका महत्व भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझे बेटा। देखिए बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 2 महत्व कौन कौन से बेटा, 2 महत्व कौन कौन से, इस बात को समझें। देखिए पहला महत्व तो ये देखिए कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं, दोनों चार्ज यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। बात समझ में आ रही है, यानी महत्व बता रहा हूँ, यानी इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। याद रख लें, इसको अलग से नोट्स में कोई भी करें, महत्व बता रहा हूँ, इसको अलग से लिखना पड़ता है। यानी कूलाम के नियम का जो इंपॉर्टेंस है उसको अलग से लिखना पड़ेगा। इसके लिए 2 पॉइंट बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आप नोट करते रहें स्टूडेंट, ध्यान समझें। पहला पॉइंट ये है कि दोनों चार्ज, ठीक है, एक दूसरे पर बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। यानी बल के परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज लगा रहा है इधर को फोर्स लगा रहा है, पसंद आ रही है, और जब ये जो चार्ज लगा रहा है इससे फोर्स वो इस दिशा में लगा रहा है। आप देख रहे हैं बल की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, यानी जबकि इनके परिमाण बराबर हैं। तो पहला महत्व तो ये हो गया कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर मतलब विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। अच्छा, अब इसका देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंट में आप लिखेंगे स्टैंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल है बेटा, वो एक केंद्रीय बल है, अब वो केंद्रीय बल कैसे है, देखिए ध्यान समझिए बेटा कि देखिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, बात समझ में आ रही है। अब इनकी बल की जो डायरेक्शन है दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि F12 की बात करूं या F21 की बात करूं, ये जो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग ही लग रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है बेटा ये है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, अर्थात उनके बल की जो दिशा है दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। पहले मैंने आपको बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। दूसरा मैंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मीनिंग ये होता है कि बल की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अलॉन्ग होगी, अर्थात अनुदिश होगी। तो स्टूडेंट यही था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और बेटा ये एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा आप लोगों से पहले की तरह बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। और इसी प्रकार की आप टोटल फिजिक्स NCERT की 12th क्लास की पढ़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।